नमस्कार। आज की चर्चा शुरू करते हैं भारतीय संविधान के एक आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्से से, अनुच्छेद 114 यानी विनियोग विधेयक। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी थोड़ी सी जटिल लगने वाली प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगी। देखिए, हम सब हर साल बजट का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं ना। सुनते हैं कि सरकार शिक्षा पर इतना खर्च करेगी, स्वास्थ्य पर उतना, सड़कों पर इतना, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो घोषणा है ये तो सिर्फ इरादे हैं। असली सवाल ये है कि ये पैसा जो असल में हम लोगों का है, जनता का है, वो सरकार की तिजोरी से निकलकर इन सब कामों तक पहुंचता कैसे है। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। कैसे ये विनियोग विधेयक एक चाबी की तरह काम करता है, जिससे भारत की संचित निधि मतलब सरकारी खजाने का ताला खुलता है। और हाँ, ये हमारी पिछली बातचीत से सीधे जुड़ता है। याद है ना अनुच्छेद 113, अनुपूरक अनुदान? जी, वो अतिरिक्त पैसों वाला मामला। हाँ, बिल्कुल। वो जो अतिरिक्त पैसा जिसकी जरूरत बजट पेश होने के बाद अचानक पड़ जाती है, ये उससे जुड़ा हुआ है। सोचिए, ये सरकार के लिए एक तरह से खर्च करने का लाइसेंस जैसा है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं ये पूरी व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। तो अनुच्छेद 114 की भाषा, मतलब जो लिखा है संविधान में, वो बिल्कुल साफ है। ये कहता है कि भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां सरकार की सारी कमाई, सारे टैक्सेस वगैरह जमा होते हैं, उससे कोई भी पैसा तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक संसद इसके लिए बाकायदा एक कानून पास न कर दे। और उसी कानून का नाम है विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल। अगर इसे और आसान शब्दों में कहूं तो बजट में भले ही किसी योजना के लिए करोड़ों रुपए क्यों ना दिखा दिए गए हों, सरकार उस पैसे को छू भी नहीं सकती जब तक ये विनियोग विधेयक पास न हो जाए। हमारी जानकारी में इसे सरकारी खजाने की चाबी कहा गया है और ये उपमा मुझे तो एकदम सही लगती है। हाँ, ये चाबी वाली बात काफी सटीक है ना। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा वाल्व है। बिल्कुल। और ये चाबी वाली बात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये वाकई वित्तीय नियंत्रण का, आप कह सकते हैं, आखिरी और सबसे मजबूत दरवाजा है। ये विधेयक सिर्फ पैसा निकालने की इजाजत नहीं देता, बल्कि जैसा हमारी जानकारी बताती है, ये बहुत बारीकी से तय करता है कि किस मंत्रालय को किस खास योजना या काम के लिए ठीक ठीक कितनी रकम मिलेगी। मतलब पाई पाई का हिसाब। ये एक तरह से ऐसा है जैसे संसद ने सरकार को खर्च का एक ब्लैंक चेक दिया हो और ये विधेयक उस पर रकम भरता है और ये पक्का करता है कि कार्यपालिका यानी सरकार संसद द्वारा खींची गई वित्तीय लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहे, वरना तो बजट के वादे सिर्फ वादे रह जाएंगे। हाँ, बिना इस विधेयक के बजट के सारे वादे, आप कह सकते हैं, हवा हवा ही रह जाएंगे। अच्छा, तो ये प्रक्रिया चलती कैसे है? मेरा मतलब है, ये विधेयक बनता कैसे है और फिर ये कानून का रूप कैसे लेता है? पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी आम बजट से। बजट में जो भी खर्चे सरकार ने सोचे होते हैं प्रस्तावित होते हैं और साथ ही, जैसा आपने कहा, अगर साल के बीच में अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ती है, हाँ, वो अनुपूरक अनुदान, हाँ, तो उन अनुपूरक अनुदानों की जो मांगे संसद ने मंजूर की होती हैं, उन सबको मिलाकर विनियोग विधेयक का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार होता है। ठीक है, ड्राफ्ट बन गया। फिर इस मसौदे को फिर सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में, यानी जो सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है। बिल्कुल, वहां इस पर बहस होती है और फिर वोटिंग के जरिए इसे पास किया जाता है। और लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा, हाँ, लोकसभा से पास होने के बाद विधेयक राज्यसभा भेजा जाता है। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू सामने आता है। वित्तीय मामलों में और खासकर विनियोग विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के मुकाबले सीमित हैं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, राज्यसभा इस विधेयक को खारिज नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशें या आप कह लें सुझाव लोकसभा को भेज सकती हैं। अब ये पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। अच्छा, यानी पैसे के मामले में अंतिम अधिकार लोकसभा का ही है। पर ऐसा क्यों? कोई खास वजह? हाँ, बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था बहुत सोच समझकर की थी। उनका मानना था कि चूंकि लोकसभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए जनता के पैसे पर नियंत्रण का जो मुख्य अधिकार है वो उसी के पास होना चाहिए। साथ ही ये व्यवस्था ये भी सुनिश्चित करती है कि सरकार के जरूरी कामों के लिए धन जारी करने में, मतलब पैसा देने में, बेवजह की देरी ना हो।
अगर सोचिए दोनों सदनों को बराबर शक्ति होती तो शायद कभी-कभी गतिरोध की स्थिति बन सकती थी, काम रुक सकता था। हाँ, ये भी हो सकता है। इसलिए राज्यसभा की भूमिका यहाँ एक तरह से समीक्षा करने वाले या सुझाव देने वाले सदन की है, अंतिम निर्णय लेने वाली की नहीं। समझ गई। तो राज्यसभा की इस 14 दिन की समय सीमा के बाद क्या होता है? मतलब चाहे उन्होंने सुझाव दिए हों या ना दिए हों, या लोकसभा ने माने हों या ना माने हों, अगला कदम? इसके बाद विधेयक जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास, उनकी सहमति के लिए, असेंट के लिए। और जब राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तब जाकर ये विनियोग विधेयक एक अधिनियम, मतलब एक कानून, एक एक्ट बन जाता है। और उसी वक्त सरकार को संवैधानिक और कानूनी रूप से ये अधिकार मिलता है कि वो भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सके और उसे उन कामों पर खर्च कर सकें जिनके लिए संसद ने मंजूरी दी है। चलिए, जानकारी में जो उदाहरण दिया है उसे ही लेते हैं। मान लीजिए 2025 के बजट में तय हुआ कि शिक्षा मंत्रालय को स्कूलों के सुधार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है। बजट पास हो गया, अनुदान की मांगें भी लोकसभा में मान ली गईं, लेकिन असल में मंत्रालय के खाते में ये पैसा तब तक नहीं आएगा। हाँ, जब तक ये पूरी विनियोग विधेयक वाली प्रक्रिया, लोकसभा से पारित होना, फिर राज्यसभा की समीक्षा, या वो 14 दिन बीत जाना और फिर सबसे आखिर में राष्ट्रपति की मोहर लगना, ये सब पूरा नहीं हो जाता। यही अंतिम पड़ाव है। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में तो काफी विस्तृत और मजबूत लगती है, काफी सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इस संविधान बनाते समय इस तरह के कड़े प्रावधान की जरूरत क्यों महसूस की गई। इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ तो जरूर होगा। बिल्कुल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है। हमारे स्रोत बताते हैं कि संविधान सभा में इस मुद्दे पर काफी बहस हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने सिद्धांत पर बहुत जोर दिया था। क्या सिद्धांत? कि कार्यपालिका यानी सरकार को पैसे खर्च करने की खुली छूट कतई नहीं मिलनी चाहिए। उनका तर्क सीधा था, ये पैसा सरकार का नहीं है, ये देश की जनता का है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए इसे कैसे खर्च किया जाए, इसका फैसला भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद को ही करना चाहिए। उन्होंने इसे लोकतंत्र की बुनियाद माना। उनका मानना था कि अगर सरकार बिना संसद से पूछे खजाने से पैसा निकाल सकती है, तो फिर संसद की जो सर्वोच्चता है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कार्यपालिका की तानाशाही का रास्ता खोल सकता है। अच्छा। इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि संचित निधि से 1 रुपया भी निकालने के लिए संसद का कानून यानी ये विनियोग विधेयक अनिवार्य होना ही चाहिए। जानकारी ये भी बताती है कि इसकी प्रेरणा ब्रिटिश संसदीय परंपरा के एप्रोप्रिएशन एक्ट से भी ली गई, जहां सदियों से ये सिद्धांत चला रहा है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाली बात। हाँ, और नो एक्सपेंडिचर विदाउट अप्रूवल भी। बिल्कुल, कि राजा या सरकार संसद की मर्जी के बिना न टैक्स लगा सकती है न खर्च कर सकती है। लेकिन भारत ने इसे अपनी लोकतांत्रिक जरूरतों के हिसाब से और मजबूती से ढाला। तो ये महज एक नियम या कोई प्रक्रिया भर नहीं है, ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र में शक्ति संतुलन और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही से जुड़ा हुआ मामला है। और ये हर साल दोहराया जाता है। इसका मतलब है कि हर साल सरकार को अपने खर्चों के लिए संसद के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। हर साल। ये वाकई भारतीय संविधान का वित्तीय सुरक्षा कवच है। और ये प्रक्रिया सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हर साल असल में होती है। जानकारी में उदाहरण भी दिया गया है। जैसे 2024 के वित्तीय वर्ष के लिए जो विनियोग विधेयक पास हुआ, उसने केंद्र सरकार को भारत की संचित निधि से करीब 48 लाख करोड़ रुपए निकालने की कानूनी मंजूरी दी। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये, 48 लाख करोड़। ये दिखाता है कि ये विधेयक कितना शक्तिशाली है। हाँ, रकम बहुत बड़ी होती है। और ये सिर्फ साल के मुख्य बजट तक ही सीमित नहीं है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, जानकारी में कोरोना महामारी के मुश्किल दौर का भी जिक्र है। वो एक अभूतपूर्व संकट था। उस समय जब सरकार को अचानक स्वास्थ्य सेवाओं, मुफ्त अनाज और दूसरी राहत योजनाओं के लिए बजट में तय रकम से कहीं ज्यादा पैसों की जरूरत आन पड़ी, तब भी इसी रास्ते का इस्तेमाल हुआ। हाँ, तब अनुपूरक अनुदान और फिर अनुपूरक विनियोग विधेयक लाना पड़ा। हाँ, एक अलग अनुपूरक विनियोग विधेयक संसद में पेश किया गया और पास कराया गया, और इसके जरिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि निकालने की अनुमति मिली। जी। ये दिखाता है कि ये व्यवस्था न सिर्फ नियमित खर्चों के लिए बल्कि आपातकालीन जरूरतों के लिए भी कितनी अहम है और लचीली भी है। हाँ, ये लचीलापन जरूरी है।
बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर अक्सर बहस होती है और हमारी जानकारी भी उस तरफ थोड़ा इशारा करती है। वो है इन विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया और उसमें लगने वाला समय। कई बार खासकर जब संसद का सत्र खत्म होने वाला होता है तो ये आरोप लगते हैं या कई ये चिंता जताई जाती है कि इतने महत्वपूर्ण विनियोग विधेयकों को बिना पर्याप्त बहस या जांच के थोड़ी जल्दबाजी में पास करा दिया जाता है। अच्छा, तो क्या विपक्ष इसे लेकर चिंता जताता है या ये आम बात है? हाँ, अक्सर विपक्ष की तरफ से ये बात उठाई जाती है। उनका तर्क होता है कि अंतिम मिनट में या गिलोटिन के जरिए। गिलोटिन वो क्या होता है? गिलोटिन मतलब जब समय कम हो तो बिना चर्चा के ही कई सारी मांगों को एक साथ वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। ओ अच्छा। तो विपक्ष का कहना है कि इस तरह से पास करने से संसद सदस्यों को इस बात की गहन जांच का मौका ही नहीं मिलता कि जो पैसा मांगा जा रहा है वो सही मदों के लिए है या नहीं, कहीं कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही, या योजनाओं का जो विवरण है वो पर्याप्त है भी या नहीं। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष होता है कि देश का कामकाज चलाने के लिए, योजनाओं को लागू करने के लिए समय पर धन की उपलब्धता, मतलब पैसों का मिलना बेहद जरूरी है और प्रक्रियात्मक देरी से बचा जाना चाहिए। यहाँ किसी का पक्ष लिए बिना अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि ये एक निरंतर चलने वाली बहस है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। हाँ, संतुलन। हाँ, एक तरफ वित्तीय अनुशासन और संसदीय जांच की जरूरत है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक दक्षता और समय पर काम पूरा करने का दबाव। इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे साधा जाए, ये हमेशा एक चुनौती रहती है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। मतलब एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए की मंजूरी है और दूसरी तरफ उसे ठीक से जांचने परखने के लिए पर्याप्त समय की बहस। मुश्किल संतुलन है। बिल्कुल, ये संतुलन साधना ही तो संसदीय लोकतंत्र की एक तरह से परीक्षा है। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी पड़ताल से मुझे लगता है ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। जब वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं या करते हैं तो वो एक तरह से सरकार का इरादा और योजना देश के सामने रखते हैं, लेकिन वो इरादा हकीकत तब बनता है जब अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति पाकर कानून बन जाता है। सिर्फ तभी सरकार उस पैसे को खजाने से निकाल सकती है। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यही है, बजट पास होना मंजूरी की शुरुआत है, अंत नहीं। अनुदान मांगों की स्वीकृति भी काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली खर्च करने का अधिकार विनियोग विधेयक से ही मिलता है। एकदम सही कहा आपने। और इसका निचोड़, जैसा हमने बार बार जोर दिया, एक ही है, जनता के पैसे पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का नियंत्रण। नो एक्सपेंडिचर विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये कोई सूखी तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की वो नींव है जो सुनिश्चित करती है कि सरकार पैसे के मामले में निरंकुश न हो जाए और संसद के प्रति और अंततः देश की जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। ये कार्यपालिका पर विधायिका के वित्तीय नियंत्रण का सबसे मजबूत औजार है। तो आज हमने समझा कि कैसे अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के रास्ते ये पक्का करता है कि सरकार का हर रुपया संसद की नज़र से गुजरकर और उसकी इजाज़त से ही खर्च हो। ये पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने उठाया था। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार छोड़कर जाते हैं सोचने के लिए, जिस भारी भरकम धनराशि को इन विधेयकों के जरिए हर साल मंजूर किया जाता है और कभी-कभी जिस तेजी से इन्हें पारित करने की जरूरत बताई जाती है या किया जाता है, उसे देखते हुए ये सवाल उठता है कि संसदीय जांच की गहराई, मतलब हर रुपए के खर्च का हिसाब किताब बारीकी से देखना, और दूसरी तरफ सरकारी कामकाज के लिए समय पर पैसा जारी करने की जरूरत, इन दोनों अहम बातों के बीच सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त संतुलन क्या हो सकता है? क्या हमारी मौजूदा प्रक्रियाएं इस संतुलन को ठीक से साध पाती हैं या उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? इस पर सोचना हमें संवैधानिक प्रावधान के व्यावहारिक पहलू को और बेहतर ढंग से समझने में शायद मदद करेगा। बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।